Hi everyone, welcome to the first episode of the reading list by Unacademy. So my name is Anuj Garg और मैं Unacademy पे हिस्ट्री का एक एजुकेटर। दोस्तों, रीडिंग एक ऐसी हैबिट होती है जो सभी एस्पिरेंट्स की लाइफ में एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है। लेकिन कोर्स बुक के अलावा भी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं, यदि आपको उन बुक्स की नॉलेज है तो आप एग्जाम में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, वो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प कर सकते हैं। आज हम ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग बुक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम द आर्गुमेंटेटिव इंडियन है। द आर्गुमेंटेटिव इंडियन किताब को भारत के प्रख्यात अर्थशास्त्री नोबेल पुरस्कार से जो सम्मानित हुए प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया है और इस बुक को 2 जून 2005 में यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित किया गया था। आइए इस बुक के बारे में गहराई से जानने से पहले इसका एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हजारों सालों से चली आ रही एक प्राचीन संस्कृति से संबंध रखने वाले हम भारतीयों का आधुनिक दुनिया में क्या अस्तित्व है। पश्चिमी सभ्यताओं ने हमेशा से भारत और उसकी विविधताओं को बहुत ही सीमित दृष्टिकोण से देखा है। ये नजरिया यूरोपियन और कॉलोनियल विचारधाराओं से प्रभावित रहा है, लेकिन अलग अलग सभ्यताओं, धर्मों और विचारधाराओं से विकसित इस आधुनिक भारत की नींव अनेकता में एकता वाली धारणा पर रखी गई है। अपनी किताब द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन राइटिंग्स ऑन इंडियन कल्चर, हिस्ट्री एंड आइडेंटिटी में नोबेल पुरस्कार सम्मानित अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन भारत के कुछ ऐसे ही सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहलुओं का उल्लेखन करते हैं जो हमारी वाद संवाद वाली परंपराओं पर आधारित है। अशोका से लेकर अकबर, टैगोर, वेदों और जाति आंदोलनों जैसे विषयों का उदाहरण देते हुए डॉक्टर सेन कुछ ऐसी परिस्थितियों का विश्लेषण करते हैं जिनके कारण भारत ने विभिन्न जनजाति, धर्म और विचारधाराओं को बढ़ावा मिला। इससे समझा जा सकता है कि डेमोक्रेसी की अवधारणा करने वाले पश्चिमी सभ्यताओं से कहीं पहले डेमोक्रेसी के सिद्धांत भारत में मौजूद थे। जब भी एक देश किसी भी दूसरे देश पे शासन करता है तो उसके ऊपर एक लगातार दबाव बना होता है कि वह अपने शासन को कैसे जायज ठहराएगा। ब्रिटिश तो भारत के थे नहीं, वो तो यूरोपीय थे। तो ब्रिटिश के ऊपर लगातार यह दबाव था कि वो कैसे इंडियंस को इस बात के लिए कन्विंस करें कि ब्रिटिश रूल इज ए नेसेसिटी फॉर इंडिया। और ब्रिटिश ने इसको इतिहास लेखन के द्वारा करने का प्रयास किया और इस क्रम में उन्होंने भारत के इतिहास के साथ काफी खिलवाड़ किया और इंडिया की हिस्ट्री के बारे में कुछ ऐसी बातों को लिखा जो पूरी तरीके से असंगत हैं, अतर्क हैं, जिनका कोई भी लॉजिक ही नहीं है। ब्रिटिश हिस्ट्री की राइटिंग में लिखते हैं कि भारत हमेशा एक ठहरा हुआ समाज रहा था, भारत में बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं थी, भारत हमेशा से एक अंधकार में डूबा हुआ देश रहा था और जितनी भी अच्छे काम भारत में हुए वो सभी ब्रिटिश की ही देन है। एक तरफ जहां पे उन्होंने इंडियन सोसाइटी को क्रिटिसाइज किया तो दूसरी तरफ उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करा, दूसरी तरफ उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज्यादा अच्छा माना। जैसे कि ब्रिटिश एंशिएंट रोमन सिविलाइजेशन के बारे में, ग्रीस और यूनानी सभ्यता के बारे में बोलते हैं कि यूरोप में प्राचीन समय से ही लोकतंत्र के तत्व शामिल है, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन शामिल है, क्योंकि यूरोप में हमेशा से ही अधिकार वाद विवाद वाली परिकल्पना रही है और भारत में ऐसी कोई भी परिकल्पना प्राचीन इतिहास में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि भारत में हमेशा लोग धर्म में अंधकार में डूबे रहे और भारत पे तानाशाही शासकों का, डेस्पोटिक रूलर्स का रूल रहा। लेकिन गहराई से इस बात को देखने में यही प्रतीत होता है कि शायद ब्रिटिश ने इंडिया की हिस्ट्री को लिखते समय केवल इसी बात का ध्यान रखा कि उनका रूल कैसे जस्टिफाई हो और शायद उन्होंने तथ्यों के साथ खिलवाड़ किया। प्रोफेसर सेन ने अपनी किताब द आर्गुमेंटेटिव इंडियन में काफी सारे ऐसे उदाहरणों को दिया है
जो इस बात को प्रूव कर देता है कि भारत में वाद विवाद आर्गुमेंटेशन की परंपरा बड़े इनिशियल फेज प्राचीन समय से ही मौजूद थी। अब यह अपने आप में बड़ा एक क्रांतिकारी लेख है, यह अपने आप में बड़ा रेडिकल क्लेम है, क्योंकि एक तरफ पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड यह मान के चलता है कि भारत में यदि ब्रिटिश नहीं आए होते तो भारत में कभी भी डेमोक्रेसी आती ही नहीं। दूसरी तरफ प्रोफेसर अमर्त्य सेन बोलते हैं कि भारत में लोकतंत्र की जड़ प्राचीन समय से ही मौजूद थी। इसलिए यह किताब एक क्रांतिकारी किताब हो जाती है, क्योंकि यह ना केवल हमें प्राचीन इतिहास के बारे में बताती है, बल्कि हमारी सोचने के तरीके में भी एक फंडामेंटल चेंज ले आती है कि भारत में शुरुआत से ही लोकतांत्रिक परंपरा रही थी और भारत में लोकतंत्र केवल पश्चिम की देन नहीं था। द आर्गुमेंटेटिव इंडियंस किताब का एक अंश भारत की प्राचीन संस्कृति के बारे में चर्चा करते हुए कहता है कि जैनिज्म और बुद्धिज्म के आने से पहले भारत में धर्म के क्षेत्र में अनुष्ठान, यज्ञ और उसके साथ साथ सैक्रिफाइसेस की परंपरा मौजूद थी। लेकिन जैनिज्म और बुद्धिज्म का उदय जब होता है तो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी धर्म में अनुष्ठान और सैक्रिफाइसेस को उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानते। अब देखिए, काफी इंटरेस्टिंग बात है कि समाज का एक पक्ष धर्म में अनुष्ठान और यज्ञ की परंपरा को मानता है और समाज का दूसरा पक्ष अनुष्ठान और यज्ञ की परंपरा में विश्वास नहीं करता है। ऐसा वाद विवाद की सिचुएशन आप लोगों को इतने प्राचीन समय में शायद भारत के अलावा किसी दूसरे देश में देखने को नहीं मिलेगी। हम भला सुकरात नाम के महान दार्शनिक को तो जानते ही हैं। तो सुकरात को जब जहर का प्याला पीना पड़ा था तो उसकी गलती क्या थी? सुकरात ने अपने समय से विपरीत विचार दे दिए थे और उसके चलते उसको जहर का प्याला पीना पड़ा था। तो एक विश्व का ऐसा समय जहां पे विचारों के चलते किसी को जहर का प्याला पीना पड़ा और वहीं भारत में वाद विवाद की संस्कृति देखी जा रही है, विचारों को लेकर खुलापन देखा जा रहा है। इस क्लेम ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि भारत में लोकतांत्रिक तत्व, डेमोक्रेसी के फैक्टर्स बड़े प्राचीन समय से ही मौजूद थे। देखिए, जब भी हम किसी भी एक डेमोक्रेटिक नेशन, एक लोकतांत्रिक देश के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में यही ख्याल आता है कि एक लोकतांत्रिक देश, एक डेमोक्रेटिक नेशन होता कैसा है। एक डेमोक्रेटिक नेशन की भला असली परिभाषा क्या होती है? तो हमारी समझ में एक डेमोक्रेटिक नेशन वो होता है जिसमें कास्ट के बैरियर ना हो, एक ऐसा देश होता है जिसमें रिलीजन का बैरियर ना हो, एक ऐसा देश होता है जिसमें जेंडर का बैरियर ना हो। और जब कास्ट, रिलीजन, जेंडर और कई सारी ऐसी चीजों के बैरियर नहीं होते, यदि रूल ऑफ लॉ की नजर में सभी लोग इक्वल होते हैं तो उसी को हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। आखिरकार लोकतंत्र का मतलब तो समानता भी होता है, इक्वलिटी भी होता है। 8th 9th सेंचुरी में भारत में जन्म लेने वाले भक्ति सूफी आंदोलन ने भी जेंडर, कास्ट और रिलीजन के इन्हीं बैरियर्स को खत्म करा। आर्गुमेंटेटिव इंडियन किताब का एक अंश इन बैरियर्स के ध्वस्त होने को भी दर्शाता है। जैसे एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जब 8th 9th सेंचुरी में भारत में भक्ति संत आते हैं तो उनके द्वारा एक दोहा कहा जाता है, एक रक्त से बने हैं को ब्राह्मण को शूद्र, कि भले वो ब्राह्मण हो या भले वो शूद्र हो, वो सब एक रक्त से बने हैं। तो भक्ति संतों के द्वारा यह दावा किया जाना कि सभी लोग इक्वल हैं, तो ये इक्वलिटी ही तो डेमोक्रेसी की असली परिभाषा है। इस किताब का एक अंश भक्ति सूफी आंदोलन को भी दर्शाता है और इस बात को सिद्ध कर देता है कि भारत में प्राचीन और मध्यकालीन समय से ही कास्ट, रिलीजन और उसके साथ साथ बाकी सारे बैरियर्स को खत्म करके एक डेमोक्रेसी की सोच को दर्शाया गया है। एक आर्गुमेंटेशन, एक वाद विवाद की स्थिति को दर्शाया गया है, जो कि डेमोक्रेसी की सबसे पहली शर्त है। अभी तक आप में से शायद कई सारे ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो ये सोच सकते हैं कि आर्गुमेंटेशन, डेमोक्रेसी, ये आपस में कैसा कनेक्शन है।
क्या आर्ग्यूमेंटेटिव होना ही, वाद विवाद करना ही एक लोकतांत्रिक परंपरा को दर्शाता है? तो देखिए, मध्यकालीन यूरोप का उदाहरण हमें देखना पड़ेगा। मिडिवल यूरोप में जब रोमन कैथोलिक चर्च का डोमिनेंस था, तब रोमन कैथोलिक चर्च की एक थ्योरी हुआ करती थी कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, जबकि आज वैज्ञानिकों ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। और जब 15th सेंचुरी में यूरोप में वैज्ञानिक सोच का विकास हुआ, साइंटिफिक थिंकिंग का विकास हुआ, तब कई सारे वैज्ञानिकों ने रोमन कैथोलिक चर्च की इस थ्योरी पे प्रश्न चिन्ह उठाया कि सूर्य नहीं बल्कि पृथ्वी सूर्य पे चक्कर लगाती है। उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च के सिद्धांत को ही सिरे से नकार दिया और इस बात को प्रूव कर दिया कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा, रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा उन वैज्ञानिकों के सामने यह मांग रखी गई कि या तो वे अपने विचार वापस लें या मृत्यु दंड के लिए तैयार हो जाएं। और काफी सारे यूरोप के जो लोग थे, यूरोप वासी थे, वो चर्च के अगेंस्ट जाने के चलते उनकी मृत्यु भी होती है। तो वाद विवाद या एक विचार की जगह दूसरा विचार देना यह कोई छोटी बात नहीं होती है। एक तरफ जहां पे सुकरात को भी जहर का प्याला पीना पड़ा था, तो दूसरी तरफ विचारों पे अंकुश लगाने की परंपरा चर्च के द्वारा, रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था के द्वारा यूरोप में देखने को मिलती है। और इसीलिए वाद विवाद की परंपरा एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है, डेमोक्रेसी की एक फाउंडेशन के रूप में काम करती है। प्रोफेसर अमर सिंह ने अपनी इस किताब में बार बार एक शब्द का प्रयोग करा है जिसका नाम है इंडियन हेटेरोडॉक्सी। अब हम लोग इसको इंडियन डाइवर्सिटी, भारत की विविधता से भी समझ सकते हैं। देखिए, जब भारत में नेशन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा था, तो भारत का नेशन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट, भारत एक राष्ट्र के रूप में जब पैदा हो रहा था, तो भारत का राष्ट्र के रूप में पैदा होने का कॉन्सेप्ट वेस्ट से फंडामेंटली अलग था। वेस्ट ने जिस मॉडल का प्रयोग करा वो एक भाषा एक राष्ट्र का मॉडल था। वन लैंग्वेज वन नेशन। जर्मन भाषा जर्मनी राष्ट्र, फ्रेंच भाषा फ्रांस राष्ट्र। मतलब वेस्टर्न नेशन ने जिस मॉडल पे अपने नेशन बिल्डिंग करी थी वो होमोजेनिटी का मॉडल था, एक रूपता का मॉडल था। एक भाषा, एक धर्म, एक राष्ट्र। वहां पे एक रूपता का मॉडल चला। अगर आप समान भाषा रखते हो तो आप एक राष्ट्र हो, अगर आपका समान धर्म है तो आप एक राष्ट्र हो। पश्चिम के हिसाब से कभी भी डाइवर्सिटी एक नेशन में पॉसिबल ही नहीं थी। और इस किताब में बार बार जिस शब्द का प्रयोग किया गया है इंडियन हेटेरोडॉक्सी, शायद प्रोफेसर अमर सेन इस वर्ड का बार बार प्रयोग करके हमें यही बात याद दिलाना चाहते हैं कि भारत में नेशन बिल्डिंग कल्चरल डाइवर्सिटी के मॉडल पे हुई थी। और यह भारत के इतिहास और भारत के पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में भी देखने को मिलता है, स्वतंत्रता पश्चात के इतिहास में भी देखने को मिलता है। भला भारत में वन नेशन वन लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट नहीं चला, भारत में एक राष्ट्र और अनेक भाषाओं का कॉन्सेप्ट रहा। जहां वेस्ट ने अपने नेशन बिल्डिंग को होमोजेनिटी के मॉडल पर करा, तो हमने अपने नेशन बिल्डिंग को डाइवर्सिटी के मॉडल पे करा। जहां पश्चिम ने एक भाषा एक राष्ट्र का प्रयोग करा, वहीं हमने अनेक भाषा एक राष्ट्र के मॉडल को स्वीकार करा। और मित्रों, प्रोफेसर अमर सेन की किताब द आर्गुमेंटेटिव इंडियन की वर्तमान युग में भी उतनी ही प्रासंगिकता हो जाती है। इसका कारण है कि आज वर्ल्ड के अलग अलग देश जहां पे धर्म और संप्रदाय को लेके आपस में उनमें तनाव बना रहता है, ये आज वर्ल्ड के लिए भी एक सीख है और वर्तमान भारत में भी उसकी उतनी ही प्रासंगिकता है। याद रखिए, हमारे नेशन का बिल्डिंग नेशन डाइवर्सिटी के मॉडल पे हुआ है। याद रखिए, हमारे देश का जो फाउंडेशन है वो कल्चरल डाइवर्सिटी के मॉडल पे हुआ है। तो अंकिता हजारिका जी ने एक बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा है
On what basis it can be said that Indians were inborn democrats? कि इस बात को कैसे सही सिद्ध किया जा सकता है कि भारत के लोग शुरुआत से ही लोकतांत्रिक मूल्यों के रहे थे, लोकतांत्रिक परंपरा के रहे थे? या एक अच्छा शब्द आपने प्रयोग किया, इंडियंस वर इनबोर्न डेमोक्रेट्स, भारत के लोग जन्मजात से ही लोकतांत्रिक परंपरा के रहे थे। तो देखिए, लोकतांत्रिक परंपरा का मतलब दरअसल वाद विवाद से ही होता है, क्योंकि इंडिया में शुरुआत से ही आर्ग्यूमेंटेशन की पॉसिबिलिटी मौजूद थी। भले हम जैनिज्म बुद्धिज्म के राइज को देखें या भले हम भक्ति सूफी आंदोलन के दौरान देखें, और इसी बेसिस पे ऐसा कहा जा सकता है कि आर्ग्यूमेंटेशन की परंपरा शुरुआत से मौजूद थी, इसलिए इंडियंस इनबॉर्न डेमोक्रेट्स थे। तो मैं हर्ष कुमार के एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को आप लोगों के लिए पढ़ता हूं। कैन वी से दैट द नरेटर ऑल्सो डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पोजिट कल्चर? कैन इट ऑल्सो बी सस्टेन फ्रॉम द प्रीवियस टाइम? तो हर्ष का पूछना है कि क्या ऐसा कहा जा सकता है कि ऑथर ने, प्रोफेसर सेन ने अपनी इस किताब में भारत की समन्वय संस्कृति को भी दर्शाया है? तो बिल्कुल ऐसा कहना सही होगा। भारत की समन्वय संस्कृति को भी ये पूरी चीजें दर्शाती है। आखिरकार अनेक राजाओं का भारत में आना, अनेक राजाओं को भारत से जाना, भारत को तलवार की दम से जीत लेना, लेकिन सभ्यता और संस्कृति के दम पे ना जीत पाना, बल्कि सभ्यता और संस्कृति के दम पे उनको भारत में ढलना ही पड़ा था। तो ये भारत में कॉम्पोजिट कल्चर के राइज को दर्शाता है, भारत में समन्वय संस्कृति के उदय को दर्शाता है। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आलोक कुमार ने पूछा है, और उनका क्वेश्चन है कि क्या इंडिया में कल्चर सस्टेनेबिलिटी जो देखी जाती है वो इस बुक का एक खासियत है? तो देखिए, प्रोफेसर सेन ने भारत की समन्वय संस्कृति के साथ साथ इस बुक में कैसे इंडिया में कंटिन्यूटी देखी जाती है उसके बारे में भी उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। और देखिए, वाकई में एक ऐसी सभ्यता ही तो अपने कल्चर को और अपनी पास्ट ट्रेडिशन को, अपने वैल्यूज को प्रिजर्व करके रख पाएगी जिसमें सोचने को लेकर स्वतंत्रता हो। भला एक सभ्यता जिसमें सोचने की, वाद विवाद की परंपरा ही नहीं है, वो कैसे अपने कल्चर को सस्टेन रख पाएगी? जब आप दूसरों के विचारों को लेकर टॉलरेंट होगे, वाद विवाद की पॉसिबिलिटी होगी, तो ही आपका कल्चर सस्टेन हो पाता है। तो बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है कि इस बुक में एक मैसेज भारत की प्राचीन संस्कृति का वर्तमान समय तक उसकी रेलेवेंस और उसकी सस्टेनेबिलिटी का भी है। तो दोस्तों, इसी के साथ खत्म होता है द रीडिंग लिस्ट का पहला एपिसोड। यदि ये एपिसोड आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर कीजिए और कमेंट के द्वारा अपना फीडबैक भी नोट कीजिए। हम अगले हफ्ते फिर आप लोगों के साथ ऐसी ही एक बुक के बारे में डिस्कशन करने के लिए आएंगे जो सभी एस्पिरेंट्स को जरूर पढ़ना चाहिए। यदि आप भी किसी पर्टिकुलर किताब की समरी चाहते हैं तो आप कमेंट्स में उसको नोट कर सकते हैं। हम आपके साथ अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। और फाइनली, यदि आप इसी तरह की बुक्स के साथ डिटेल्ड डिस्कशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग अनअकैडमी लाइव प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं, जहां पे हम ऐसे ही बुक रिव्यू सीरीज आप लोगों के लिए जल्द ही लाएंगे। आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। प्लीज डू सब्सक्राइब टू द रीडिंग लिस्ट चैनल टू नेवर मिस एन अपडेट।